हेलो स्टूडेंट्स। सो एज मैंने कल अनाउंस किया था कि वी विल बी हैविंग एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस सेशन। दिस वाज इन रिस्पांस टू व्हेन आई इंटरेक्टेड विद मेनी ऑफ द सीए इंटर स्टूडेंट्स। तब मुझे समझा कि दे आर फेसिंग इश्यूज इन एमसीक्यू एंड इसलिए वी थॉट कि एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस सेशंस लाना इंपॉर्टेंट है। माइट बी कुछ स्टूडेंट्स जो मतलब लाइक जो इससे मतलब लाइक जिनको एमसीक्यू में प्रॉब्लम हो रहा है, दे वुड एटलीस्ट गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस वीडियोस। कहाँ पे रहेंगे सर ये वीडियोस रहेंगे अपने एजुकेटिंग इंडिया के चैनल पे, एज वेल एज साइली मैम सक्सेस मंत्रा एकेडमी के पे भी ये वीडियोस आपको मिलेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं डायरेक्टली इस टॉपिक पे आता हूँ, चैप्टर 5 के लिए। एज ऑफ नाउ हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, चैप्टर 5 फाइनेंसिंग डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर मैं ओवरव्यू दूं बिफोर स्टार्टिंग, तो हम ये एमसीक्यूज कौन से फॉर्मेट में करेंगे, वी विल ट्राई कि ये शॉर्ट रखे, बट एज वेल एज सिर्फ एमसीक्यू करना है, आंसर राइट कौन सा है ये बता के मैं आगे नहीं मूव होऊंगा। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी ऑप्शन, कौन सा गलत है कौन सा राइट वाला है, वो तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे राइट कौन सा है, बट वो क्यों राइट है उसका डिस्कशन हम करेंगे। आपको अगर एक आधा एमसीक्यू पता है कि यू आई नो दिस एंड विथ रीजन आई नो दिस, यू कैन जस्ट फास्ट फॉरवर्ड, थोड़ा आगे करो, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, ठीक है। बट मैं डिस्कस करके जाऊंगा बिकॉज मेन एमसीक्यू का प्रॉब्लम वही है स्टूडेंट का। व्हाट आई ऑब्जर्व इज एमसीक्यू में क्यों नहीं टैकल हो रहे हैं, क्यों नहीं मार्क्स आ रहे हैं, इट इज बिकॉज कंसेप्चुअल वीकनेस। कंसेप्चुअल जब अब वीक होता है ना, वीक इन द सेंस लाइक थोड़ा क्लैरिटी उतना ज्यादा नहीं होता। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू कि आप वीक हो, बट लाइक कंसेप्ट एमसीक्यूज के लिए एक्सट्रीम थोड़ा ज्यादा, मतलब बियॉन्ड नॉर्मल। अगर एक नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए जितना क्लैरिटी नहीं लगता ना, उससे ज्यादा थोड़ा एमसीक्यू के लिए लगता है, बिकॉज इट हैज टू बी टू द पॉइंट, लाइक वेरी स्ट्रेट। ठीक है, ओके, नो वरीज, कोई डिमोटिवेट होने की बात नहीं है। वी विल बी टुगेदर इन दिस एंड साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, चैप्टर 4 के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है एमसीक्यू के लिए। ये मैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल के ही एमसीक्यूज ले रहा हूँ, नो अदर एमसीक्यूज, नो पर्सनली प्रिपेयर्ड एमसीक्यू वगैरह कुछ नहीं ले रहा। जो इंस्टीट्यूट के है वही ले रहा, उसी की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मूविंग अहेड, हम इन दिस चैप्टर अभी हम चैप्टर 5 देख रहे हैं, लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट। थोड़ा थोड़ा मैं मॉड्यूल पे भी मूव होऊंगा। बिफोर स्टार्टिंग लेट अस रिवाइज व्हाट वाज दिस चैप्टर, क्या क्या थिंग्स थे, रिवाइज नहीं बट क्या क्या थिंग्स थे वो देख लेते हैं। दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर, याद आ रहा है, जिसमें थियरीज थे, मल्टीपल थियरीज, 5 to 6 थियरीज थे वहां पे। with respect to theories were again classified, with respect to capital structure थे, theories were again classified into two things like relevance and irrelevance, right? Relevance and irrelevance, लाइक कौन से नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम, ट्रेडिशनल, मोदिग्लियानी मिलर के दो अप्रोचेस, ये 5 लाइक प्रैक्टिकल थियरीज थे। देन कुछ थियोरटिकल में ट्रेडिंग ऑफ थियरी, ट्रेड ऑफ थियरी एंड देन पैकिंग ऑर्डर थियरी, ऐसे दो थियोरटिकल थे। एंड देन और थियरी साइड में फैक्टर्स थे कुछ कुछ, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट योर कैपिटल स्ट्रक्चर। हाउ हैव टू, मतलब जब आप डिसाइड करोगे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, तब आप क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करोगे, वो एक था। एंड और एक था ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन, उसके उसमें उसके अंदर उसके कंसिक्वेंसेस, इम्पैक्ट एंड और एक से दो तीन चीजें थी, राइट राइट। आई होप आपको बैकग्राउंड में आपके दिमाग में ये सब रहेगा बिफोर दिस वीडियो लाइक इन डिटेल नहीं, बट एटलीस्ट आपको पता है, आपने वो किया है एज ऑफ नाउ, याद नहीं आया 1 to 1, ठीक है चलेगा, बट एटलीस्ट बैक ऑफ द माइंड में ये क्या है ये पता है, ठीक है। मूविंग अहेड, लेट अस स्टार्ट क्विकली, आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम, ठीक है। क्वेश्चन 1, अ क्रिटिकल assumption, स्क्रीन पे देखो, दिस इज चैप्टर 5, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज चैप्टर 5 फाइनेंसिंग डिसीजन, सॉरी देखो, फाइनेंसिंग डिसीजंस कैपिटल स्ट्रक्चर। अ क्रिटिकल assumption फर्स्ट देख रहा हूं मैं इससे हाईलाइट करता हूं नॉर्मल। अ क्रिटिकल assumption ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच टू वैल्यूएशन इज, नेट ऑपरेटिंग इनकम का कौन सा assumption है नीचे में से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेट ऑपरेटिंग इनकम याद आ रहा है आपको, इट फर्स्ट वाज नेट इनकम, उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच था, उसके बाद नेट ऑपरेटिंग इनकम था। नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम में डिफरेंस क्या था, नेट इनकम लाइक कंसिडर्ड डायरेक्टली नेट आफ्टर एवरीथिंग, इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह, बाद में जो बचता है नेट, उतना था। बट नेट ऑपरेटिंग क्या बोलता था, लाइक नेट नहीं, उसके पहले वाला ईबीआईटी वाला नेट ऑपरेटिंग। सो व्हेन वी गो अप, मैंने रेगुलर क्लास में क्या बताया था, नेट ऑपरेटिंग ही कंसीडर कर रहे हो ना आप, नीचे वाला कुछ कंसीडर नहीं कर रहे, इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह नहीं कंसीडर कर रहे। सो इन सच ए सिनेरियो व्हाट इज दिस, व्हाट दिस थियरी विल से, दिस थियरी विल से कि योर कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट, बिकॉज अब नीचे की चीजें कंसीडर ही नहीं कर रहे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक तो सबका सेम ही आएगा आंसर, उसके बाद अगर कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज है तो इंटरेस्ट अलग आएगा, डिविडेंड अलग आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अलग अमाउंट मिलेगी, राइट। यहाँ तक तो सब सेम ही है। एंड अगर ये अप्रोच ये वाला ईबीआईटी ये वाला कंसीडर कर रहा है ऑपरेटिंग इनकम, दैट मीन्स दिस अप्रोच इज सेइंग कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट, राइट, इररिलेवेंट। इतना याद आ रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी हो रहा है।
So let us see that debt and equity levels remain unchanged. Debt level and equity level remains unchanged. Unchanged रहते हैं ये, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. अगर ये unchanged रहे तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर में क्यों आएगा? अगर दोनों सेट है, कांस्टेंट है, तो व्हाई विल दिस कम इन अ कैपिटल स्ट्रक्चर थिंग? कैपिटल स्ट्रक्चर में यही तो डिसाइड करना है, ये चेंज होने के बाद इसका इंपैक्ट क्या है, ये चेंज होने के बाद ओवरऑल इंपैक्ट क्या है, ये ज्यादा होना चाहिए डेट या कम होना चाहिए डेट, वही तो हमें देखना है कि अनचेंज कैसे. एंड इवन नेट ऑपरेटिंग इनकम वाली बात करूं मैं, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या बोलता है, जैसे जैसे डेट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा. क्यों? सो दैट जितना फायदा आपको डेट बढ़ाने से हो रहा है, टैक्स सेविंग जितना हो रहा है, उतना ही इक्विटी के एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगे. इक्विटी वाले बोलेंगे हम हमें दे दो पैसा, जो भी बेनिफिट हुआ है टैक्स से, वो मतलब टैक्स सेविंग से बिकॉज ऑफ डेट, हमें दे दो उतना ज्यादा पैसा. क्यों? हमारे एक्सपेक्टेशन उनके बढ़ गए, बिकॉज अभी उन कंपनी अल्टीमेटली उनकी है ना, जो भी प्रॉफिट है उनका है, तो उनके एक्सपेक्टेशन बढ़ गए. तो अल्टीमेटली दिस अप्रोच से इसकी इक्विटी का कॉस्ट बढ़ता है. जितना जितना डेट पे सेव होता है वो इक्विटी वाले लेके चले जाते हैं, एंड ओवरऑल कॉस्ट रिमेन सेम. ठीक है, ठीक है. तो फर्स्ट इज रॉन्ग. अल्टीमेटली डेट लेवल चेंज होता है, वही तो ये अप्रोच है. सेकंड, डिविडेंड्स इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट. डिविडेंड्स की तो बात ही नहीं चल रही है यहाँ पे. डिविडेंड्स की तो बात ही नहीं ना चल रही है यहाँ पे. जो भी है वो इक्विटी को, टैक्स सेविंग जहाँ पे होते हैं तो इक्विटी को अलॉट होते हैं, दैट इज लाइक इक्विटी का ईपीएस बनता है. डिविडेंड के आगे बात ही नहीं कर रहा है ये अप्रोच. ठीक है, सो दिस इज अगेन रॉन्ग. देन दैट केओ रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन लेवरेज. यही तो मेन है इस एनओआई अप्रोच का, कोर ही ये है कि KO will remain constant, that is irrelevance theory. ठीक है, so this can be an answer and obviously this is an answer. लास्ट वाला देख लेते हैं एक बार फिर भी. That interest expense and taxes are included in the calculation. अभी देखो किसी को ये भी गलत मतलब सही लग सकता है ऑप्शन, बिकॉज आइडली नेट इनकम अप्रोच में हम करते हैं ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस कंसीडर करते हैं, उसी पे तो टैक्स सेविंग्स होते हैं. एंड वो टैक्स सेविंग जो हुए हैं वो इक्विटी वालों को अपोर्शन होते हैं. अपोर्शन होते हैं इन द सेंस इक्विटी वाले उस पे राइट दिखाते हैं कि ये हमारे हैं, टैक्स सेविंग्स अभी हमारे हैं, जो भी टैक्स बचा वो हमारे प्रोपोर्शन में आएगा हमारा, इसलिए तो उनका के ही बढ़ता है कंपनी के एंगल से, राइट. तो ये सब कैलकुलेट करते हैं. तो दिस सम स्टूडेंट्स कैन थिंक कि ये सही है ऑप्शन, बट दिस इज नॉट एन अजम्पशन, दिस इज द फैक्ट. इंक्लूडेड है कैलकुलेशन में, यस इंक्लूडेड. इसमें अजम्पशन क्या है? सो व्हाट दे हैड आस्क्ड इज क्रिटिकल अजम्पशन क्या है. क्रिटिकल अजम्पशन ये है कि केओ रिमेन्स सेम, केओ रिमेन्स सेम. ठीक है, आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है. क्वेश्चन 2 पे जाते हैं. इफ आर कॉर्पोरेट टैक्स रेट इंक्रीजेस फ्रॉम 25 to 30%, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा, our weighted average cost of capital is likely to decline. Overall WACC decline होगी. WACC decline होगी या नहीं, लॉजिकली मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ. टैक्स कम हो, सॉरी टैक्स बढ़ने से क्या हुआ, टैक्स बढ़ने से क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ डेट. मेरे का फॉर्मूला क्या रहता है WACC का, कॉस्ट ऑफ डेट इंटू 1 - T इंटू 1 - T इंटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी. वेटेड एवरेज रहता है डेट का एंड इक्विटी के कॉस्ट का. ये 1 - T जो फैक्टर है, अगर मेरा टैक्स बढ़ गया, टी बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली केडी मेरा कॉस्ट ऑफ डेट नेट मतलब इंक्लूडिंग टैक्स कंसीडर करके, टैक्स फैक्टरिंग करके कम हो जाएगा, कम हो जाएगा. So first sentence, what they say, overall cost of capital is likely to decline. This statement appears to be correct for me. ये correct लग रहा है. Second चीज देखते हैं, second चीज देखते हैं, what is happening in stock or bond market is irrelevant to our decisions for how to raise a capital. अगर मुझे कोई capital raise करना है, so it is irrelevant for me कि what is happening in stock and bond market. ऐसा कभी extreme ऐसा sentence आया ना, never, like this is not rule of thumb, but I can से जनरली ये रॉन्ग रहते हैं ऐसे स्टेटमेंट. क्यों? कभी ऐसी एक्सट्रीम में कोई चीज चलती नहीं है. यू कैन नॉट इग्नोर ना. स्टॉक वो बोल रहे हैं स्टॉक मार्केट बॉन्ड मार्केट में क्या चल रहा है, भाई स्टॉक मार्केट बॉन्ड मार्केट में जो चल रहा है उसी से लोगों के एक्सपेक्टेशन डिराइव होते हैं. लेट्स अज्यूम इनिशियली मतलब पहले के जमाने में स्टॉक मार्केट से लोग रिटर्न्स कम कमाते थे. आजकल एवरेज मतलब लाइक एवरेज रिटर्न लोगों के बढ़ गए हैं, मार्केट बढ़ रहा है, मे बी इन्फ्लेशन वगैरह बोलो या फिर नॉर्मली इन्फ्लेटेड है इसके वजह से बोलो, बट आज लोगों के एक्सपेक्टेशन तो बढ़ गए ना, बढ़ गए ना. आज अगर कोई कंपनी नॉर्मल 7-8% रिटर्न दे रही है, 10% रिटर्न दे रही है, लोगों को अट्रैक्टिव नहीं लग रही वो. पहले पहले के टाइम में लगती थी बिकॉज मार्केट स्टैंडर्ड था, मार्केट स्टैंडर्ड उतना ही था, ठीक ठाक था. अभी मार्केट लोगों के एक्सपेक्टेशन ही हो गए, नहीं 20% चाहिए, 30% चाहिए. सो व्हाट आई मीन टू से, एंड वही उनके एक्सपेक्टेशन इज कॉस्ट फॉर द कंपनी. केडी के क्या रहते हैं, वही रहते हैं एक्सपेक्टेशन, वही रहते हैं. सो इट इज irrelevant है. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. स्टिल आगे क्या बोल रहे हैं देखते हैं. वी शुड ऑलवेज सीक टू रेज कैपिटल इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन कॉल्ड बाय ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. यस, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसको कंसीडर करके कैपिटल रेज करना है. यस, दिस इज राइट. However
एक बार ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड किया तो कंसिस्टेंटली वही रहेगा क्या? नहीं, यू हैव टू चेक द मार्केट में चेंजेस। अगर मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं तो अकॉर्डिंगली ऑप्टिमल स्ट्रक्चर भी चेंज होगा आपका, एंड उस प्रपोर्शन में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट? अकॉर्डिंगली आपकी कॉस्ट भी डिफर करेगी, ठीक है? सेकंड स्टेटमेंट दैट मार्केट्स आर इररिलेवेंट इज रॉन्ग। आई होप आपको समझा है। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, रॉन्ग, ठीक है? थर्ड, रामवर्स लिमिटेड इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी। पूरी की पूरी इक्विटी फाइनेंस कंपनी है। इट कंसिडर्ड रिप्लेसिंग 275 lakhs ऑफ इक्विटी शेयर्स विद 15% डिबेंचर ऑफ द सेम अमाउंट। पहला लाइन पढ़ के ही मेरे को समझ रहा है ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है। हमने क्लास में डिस्कस किया था ये कि जब भी ऐसा कंप्लीटली लीवर्ड एंड अनलीवर्ड का बाइफर्केशन आता है, ये जनरली वो वाला चल रहा है बात, मोदी यानी मिलर विद टैक्स वाला, जहाँ पे उन्होंने बताया था वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है? याद आ रहा है? आई होप यू आर रिमेंबरिंग दैट फॉर्मूला। वैल्यू ऑफ अ लीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, जिसमें डेट नहीं है, प्लस डेट फैक्टरिंग द टैक्स 1 माइनस टी, प्लस डेट का अमाउंट फैक्टरिंग द टैक्स 1 माइनस टी करके, ठीक है? आई होप ये याद आ रहा है। इट इज कंसिडरिंग टू रिप्लेस 275 lakhs, रिप्लेस करना चाहता है इक्विटी से, सॉरी इक्विटी को रिप्लेस करना चाहता है डेट से। कौन सा डेट? 15% डेट। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी इज 1750 विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 20%। 20% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब ये पूरा का पूरा एज ऑफ नाउ इक्विटी का है, बिकॉज लीवरेज कुछ है नहीं एज ऑफ नाउ, इट इज अनलीवर्ड फॉर्म। देखो ना, कंप्लीटली ऑल इक्विटी बोला है, ठीक है? Future EBITs are going to be constant and entire earnings are considered for distribution. Corporate tax rate can be assumed to be 30%. 30% का tax rate assume कर सकते हो. What will be the value of new firm? वही constant, same question पूछा है, like not very difficult. क्या रहता है यहाँ पे? पर्सन को ये समझना चाहिए, यहाँ पे पर्सन को ये समझना चाहिए कि ये फॉर्मूला बेसिकली, कि देयर एग्जिस्ट सम फॉर्मूला। यहाँ पे आप अलग वे से भी निकाल सकते हो, लाइक यू नो आपके पास, देखो, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, तो उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई किया तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आएंगे, करंट अर्निंग्स आएंगे, तो मैं करंट अर्निंग्स अज्यूम इसको मैं प्री टैक्स कर दूंगा तो ईबीआईटी आ जाएगा, बिकॉज अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड देन ये ईबीआईटी आया तो मैं न्यू स्ट्रक्चर में, मतलब न्यू स्ट्रक्चर मेरा कौन सा है? डेट और इक्विटी वाला, उसमें मैं अप्लाई करूंगा कि 275 lakhs का डेट इशू किया, डेट इशू किया, उस पर 15% डेट का कॉस्ट है वो माइनस करूंगा, दैट बिकम्स माई इंटरेस्ट, माइनस करके माइनस 30% टैक्स करूंगा, फिर अर्निंग अवेलेबिलिटी इक्विटी शेयर होल्डर देंगे, उसको डिवाइड करूंगा 20% से, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, प्लस वैल्यू ऑफ डेट 275 करूंगा। तो अलग उस वे में भी आंसर आ सकता है, बट दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। व्हाट इज एक्सपेक्टेड? स्टेट स्टेट फॉर्मूला अप्लाई करना इज एक्सपेक्टेड। स्टेट जिनको अभी ये मैंने कुछ बोला वो समझा नहीं तो अभी छोड़ दो, बट व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज अप्लाइंग वैल्यू ऑफ लीवर्ड एंड अनलीवर्ड फॉर्म वाला फॉर्मूला। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म? इट इज वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस डेट फैक्टरिंग टैक्स। सो यहाँ पे दिया है, देखो, ये कैलकुलेशन है, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ यूएल अनलीवर्ड फॉर्म प्लस डेट इनटू टैक्स। तो यहाँ पे देखो ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म? 1750 करंटली दिया है, प्लस 1750 प्लस 275 का रिप्लेस होगा डेट इंटू 30%, इंटू 30%, ठीक है? टैक्स। ये फॉर्मूला मोदी यानी मिलर ने दिया है, यहाँ पे आपको दिखेगा ये फॉर्मूला। मैंने शायद से आई डोंट रिमेम्बर, मैंने 1 माइनस टी बोला है। ये देखो, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट, प्लस टैक्स बेनिफिट। तो डेट, ये डेट है, उस पर 30% टैक्स बेनिफिट, मैंने शायद से 1 माइनस टी बोला, बट ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे मॉड्यूल में ही है, सो इट्स लाइक मैंने जो भी बोला रहेगा, इट माइट बी रॉन्ग। तो यहाँ पे जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है? तो उसी से आंसर निकाला है, इट इज कमिंग टू 1832, ठीक है? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे कोई मतलब लॉजिक इन्वॉल्व नहीं है, जो कैलकुलेशन है वो है, ठीक है? द नंबर ऑफ इन डिफरेंस पॉइंट, फोर्थ क्वेश्चन, पॉसिबल बिटवीन 5 फाइनेंशियल प्लान्स आर। ये हमने देखा था, सिमिलर सिमिलर देखा था। अगर फाइनेंशियल प्लान एक ही फाइनेंशियल प्लान है तो इन डिफरेंस, ये फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी बात चल रही है? ये बात चल रही है ईपीएस वाला, यू नो द, आई विल मेक यू रिकॉल, थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ ये कौन सी बात चल रही है मॉड्यूल में जो हमने डिस्कस किया था, यू नो ऑप्शंस आर लाइक, एक प्रोजेक्ट है and financing that project by 100% equity is one option, 50% debt and 50% equity is other option, ठीक है? ऐसे दो ऑप्शन है या फिर तीन ऑप्शन है, एक 100% डेट वाला या फिर 100% इक्विटी, टोटल से तीन ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, जो भी ले लो। सो इन एवरी ऑप्शन व्हाट विल बी द ईपीएस, व्हाट विल बी द ईपीएस, ठीक है? एंड अगर मैं दो ऑप्शन ले लूं, एक है 100% इक्विटी एंड दूसरा है 50% डेट 50% इक्विटी, तो व्हाट विल बी, देयर विल बी वन पॉइंट जहां पे दोनों ऑप्शंस आर इनडिफरेंट, कोई भी ले लो उतना ही ईपीएस है आपका, उतना ही ईपीएस बन रहा है आपका, ठीक है? याद आ रहा है? मॉड्यूल में एक ये था, व्हाट वी से,
ग्राफ था, ये देखो, ये देखो, EBIT कंसिडर है एक्स एक्सिस पे, EPS कंसिडर है वाई एक्सिस पे। दिस इज वन प्लान जहां पे 100% इक्विटी से फाइनेंस हो रहा है आपका प्रोजेक्ट, एंड दिस इज दूसरा प्लान जहां पे डेट से फाइनेंस हो रहा है प्रोजेक्ट आपका। तो जब डेट से फाइनेंस हो रहा है उस टाइम आप EBIT नहीं कमा रहे हो, यहाँ पे लेट्स अज्यूम EBIT आपका इतना ही है, तो इन सच केस डेट से अगर फाइनेंस हो रहा है तो ये लाइन नीचे है आपका EPS, ये वाई एक्सिस पे जो है निगेटिव आ जाएगा, ये एक्सटेंड करो अगर मैं लाइन ये डेट वाला, तो नीचे निगेटिव आ जाएगा। ये हमने डिस्कस किया था सारी चीजें, आई होप यू रिमेंबर। तो बेसिकली दिस इज दैट इंडिफरेंस पॉइंट, तो उसी की बात चल रही है। तो आई हैड डिस्कस्ड आल्सो कि हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर दो प्लान्स है, ये देखो दो प्लान्स है, नो इंडिफरेंस पॉइंट, ये देखो मेनी इंडिफरेंसेस पॉइंट कब आते हैं, दो प्लान्स है, अगर एक ही प्लान है, एक ही प्लान है तो कितने इंडिफरेंस पॉइंट आएंगे, तो इंडिफरेंस पॉइंट आएगा ही नहीं, किसके साथ डिफरेंस निकाल रहे हो इंडिफरेंस के लिए, राइट। दो प्लान्स है तो एक इंडिफरेंस पॉइंट, तीन प्लान्स है तो कितने आ जाएंगे, पहले और दूसरे का मिला के एक, दूसरे और तीसरे का मिला के एक, एंड पहले और तीसरे का मिला के एक, ए बी, बी सी, ए सी, ठीक है, तीन इंडिफरेंस पॉइंट आ जाएंगे। सिमिलरली दे आर आस्किंग पांच फाइनेंशियल प्लान्स है तो कितने आ जाएंगे, अभी करो ऐसे ही कैलकुलेट, फर्स्ट का बाकी फोर के साथ, ए का बी सी डी ई, चार इंडिफरेंस पॉइंट आ जाएंगे ए के। बी का अगर मैं बात करूं तो ए के साथ तो है जो कि ऑलरेडी काउंटेड है, ए बी ए के साथ, तो आगे वाले काउंट करूंगा मैं, बी का एक दो तीन, सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ, तीन हो गए, 4 + 3 7, पहले 4 ये 3 7, थर्ड वाले का इन दोनों के साथ अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं ये चीजें, 1 2 3 4 5, ऐसे लेट्स अज्यूम 5 प्लान्स है, पहले का इसके साथ, पहले का बी सी के साथ, पहले का डी के साथ, एंड पहले का ई के साथ, चार आ गए। दूसरे का, अभी जो पहला वाला है वो तो ऑलरेडी हुआ है ना, पहला वाला हमने सारों को लिंक किया है, तो पीछे नहीं जाने का, आगे आगे जाता है जाने का, माइट भी आपको ये पता नहीं रहेगा। दूसरे का मतलब बी का सी के साथ, बी का डी के साथ, बी का ई के साथ, तीन हो गए। सी के कितने होंगे, सी का बी के साथ हुआ है ना ऑलरेडी, देखो नीचे, ये जब बी का सी के साथ हुआ तो सी का बी के साथ हुआ, सी का ए के साथ हुआ है ऑलरेडी, ये देखो ऊपर वाला, तो फिर से नहीं करेंगे, आगे का करेंगे सिर्फ, सी का डी के साथ, सी का ई के साथ, दो हो गए, मतलब 4 देन 3 देन 2, एंड अभी डी का सिर्फ ई के साथ, बिकॉज बाकी के सी के साथ, डी का सी के साथ हो गया, डी का बी के साथ भी हो गया, ये देखो नीचे, एंड डी का ए के साथ भी हो गया, ठीक है, तो डी का सिर्फ ई के साथ, तो मतलब कितना, 4 + 3 + 2 + 1 कितना होता है, कितना होता है, 10 10, आई होप क्लियर है, टोटल 10 इंडिफरेंस पॉइंट बनेंगे। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, द assumption of Modigliani Miller approach of capital structure do not include the following, कौन सा इंक्लूड नहीं होता, तो मैंने एक फनी वे में बोला था, विद ड्यू रिस्पेक्ट जस्ट ऐसे ही बोला था, आपको याद रहे इसलिए कि मोदिग्लियानी मिलर के सारे एजम्पशंस ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब नो टैक्स वाले इसमें एटलीस्ट, वो बोलते हैं टैक्स नहीं है, वो बोलते हैं सारे इन्वेस्टर्स या फिर स्टॉक मार्केट के पीपल आर रैशनल, एंड सेकंड थिंग इंफॉर्मेशन इज इक्वली स्प्रेड, मतलब सबको सब पता है, दिस इज अगेन इनकरेक्ट, एंड देन देर आर नो इम्परफेक्शंस इन द मार्केट, यही जो बात मैंने अभी बोली उसको टेक्निकली देर आर नो इम्परफेक्शंस इन द मार्केट, ये सारी assumption, मोस्ट ऑफ द assumptions ऐसे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट ऑब्वियसली दे रिवाइज दियर अप्रोच, उन्होंने विद टैक्स ऐड किया एंड वहां पे काफी सारे इंप्रूवमेंट्स किए उन्होंने, ऐसा नहीं कि दे आर रॉन्ग थिंग, ठीक है, बट एनीवेज लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन, द assumption of MM डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन सा assumption नहीं है, राइट, इनमें से कौन सा assumption नहीं है, लेट अस सी, कैपिटल मार्केट्स आर इम्परफेक्ट, ये तो assumption है, capital markets are imperfect, sorry, एक ही मिनट, the assumptions of Modigliani Miller hypothesis of capital structure do not include the following, assumptions में कौन सा assumption नहीं है, तो हम देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ है मेरे लिए भी, आपके लिए भी हो सकता है या फिर आपके लिए नहीं हो सकता, काम करते हैं, इनमें से कौन सा मोदिग्लियानी मिलर का assumption है वो देख लेते हैं, फर्स्ट को फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ, इन्वेस्टर्स हैव होमोजेनियस एक्सपेक्टेशंस, yes this is the assumption, all firms can be classified into homogeneous risk classes, yes this is again an assumption, आपको देखना है तो मैं मॉड्यूल दिखा देता हूँ, dividend payout ratio is 10% 100% and there is no corporate tax, there is no corporate tax, yes this is an assumption, dividend payout की आज तक मॉड्यूल में बात नहीं की है, हमारे मॉड्यूल में बात नहीं की है dividend payout ratio की, I will show you, ये देखो, ये ट्रेड ऑफ थ्योरी है, ये देखो मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच, these are capital markets are perfect, ये assumption है, imperfect वाला एक्चुअल में imperfect रहता है,
बट अजम्पशंस की बात कर रहे हैं ना, अजम्पशन तो ये है कि कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट, ठीक है। ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल, इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल, firms can be grouped into equivalent risk classes and non-existence of corporate taxes. तो लास्ट वाला ये वाला भी assumption है, इसके बारे में कुछ बात नहीं की, बट एनीवेज अगर ये मेरा सेटिस्फाई हो रहा है तो मैं इसको, ये ऑप्शन मेरा सही वाला है, सही वाला है। आई मीन मुझे गलत ऑप्शन सिलेक्ट करना है ना अभी। तो ऑल फर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू होमोजेनियस रिस्क क्लासेस, अभी देखा हमने। इन्वेस्टर्स हैव होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन, यस वेरी रैशनल वगैरह है एंड सेम एक्सपेक्टेशंस है। तो ओनली दिस थिंग इज रॉन्ग, दिस थिंग इज रॉन्ग, कैपिटल मार्केट्स आर इम्परफेक्ट। उनका assumption बोलता है कि कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट, कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, ये उनका assumption है, which is wrong, तो which do not include हमें सिलेक्ट करना है, तो this is the right answer, ठीक है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा लैंग्वेज के वजह से मिस्टेक होने का चांस है, अदरवाइज इट इज फाइन। देन an EBIT EPS indifference analysis chart is used for EBIT EPS indifference analysis, अभी हमने देखा क्यों यूज होता है, क्यों यूज होता है, टू डिसाइड विच इज द ऑप्टिमम प्लान, या फिर टू डिसाइड यू नो कि हम एनालाइज करने की ईबिट लेवल हमारा क्या एक्सपेक्टेड है। हमने जो अभी देखा ये वाला, ये देखो ये, इन दिस सिनेरियो हमें सारे मतलब लाइक आंखों के सामने ये ग्राफ की वजह से दिखता है कि विच प्लान इज सुटेबल व्हेन, फॉर एग्जांपल यहां तक अगर मेरा ईबिट इन डिफरेंस पॉइंट के पहले है तो इन दैट केस इक्विटी प्लान इज सुटेबल बिकॉज उसमें ईपीएस ज्यादा है। बट अगर वही ईबीआईटी या इससे ज्यादा एक्सपेक्टेड है, मतलब ज्यादा इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस प्रोजेक्ट से, तो इन दैट केस ये वाला डेट वाला प्लान, बिकॉज उसका ईपीएस ज्यादा है। सो लाइक दिस एनालिसिस विल हेल्प यू टू डिसाइड विच प्लान इज बेटर एंड व्हेन, मतलब कौन से पॉइंट के बाद, एक पॉइंट के पहले ये इज बेटर, एक पॉइंट के बाद दूसरा माइट बी बेटर, ठीक है। लेट अस सी द ऑप्शन, इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ बिजनेस रिस्क ऑन ईपीएस। देखो बिजनेस रिस्क की बात कर रहे हैं, रिस्क का कहीं यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इट वाज ऑल अबाउट ईबीआईटी एंड ईपीएस, यहाँ पे रिस्क का कोई ये नहीं था। हाँ, दीज टू वेर ऑप्शंस नॉट रिस्क, एक ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है या ये ऑप्शन, इसमें रिस्क का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था। सेकंड, एग्जामिनिंग ईपीएस रिजल्ट्स फॉर अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान एट वेरिंग लेवल ऑफ ईबीआईटी। देखो इसमें तीनों कंपोनेंट इन्वॉल्व है, कितना एक्यूरेटली इंस्टीट्यूट ने भी वो ऑप्शन बनाया है। एग्जामिनिंग ईपीएस, यस फाइनली हम ईपीएस के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, तो ईपीएस हम देखते हैं। फॉर अल्टरनेट फाइनेंशियल प्लान, डेट एंड इक्विटी, ऐसे दो प्लान्स, राइट, एंड एट वेरिंग लेवल्स ऑफ ईबीआईटी, अलग अलग। ईबीआईटी जब ज्यादा है तब डेट इज बेटर, ईपीआईटी जब कम है तब इक्विटी इज बेटर, तो अल्टीमेटली ईपीएस देख रहे हैं, बट एट वेरिंग लेवल, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ईबीआईटी, तीनों एकदम एकदम प्रिसाइज ऑप्शन दिया है, ठीक है। थर्ड भी देख लेते हैं, डिटरमाइनिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन ईबीआईटी, डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स। सेल्स गाइस, ये सेल्स वाली बात यहाँ पे नहीं होती, सेल्स वाली बात होती है ऑपरेटिंग लीवरेज, याद आ रहा है, जो इसके आगे वाला चैप्टर है आई गेस फाइनेंसिंग डिसीजंस का ही लीवरेज वाला जो चैप्टर है वो, उसमें होता है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज जो चेक करते हैं इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी फॉर अ परसेंटेज चेंज इन सेल्स या फिर परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन, याद आ रहा है, दैट इज ऑपरेटिंग लीवरेज। रिवाइज भी कर लेते हैं हाथों हाथ। फाइनेंशियल लीवरेज क्या था, परसेंटेज चेंज इन माय ईपीएस एज कंपेयर्ड टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ऊपर से लेके ईबीआईटी तक इट वाज ऑपरेटिंग लीवरेज, उसके नीचे ईबीआईटी से लेके ईपीएस तक इट वाज फाइनेंशियल लीवरेज, एंड दोनों मिला के इट वाज कंबाइंड लीवरेज। तो ये ऑप्शन सेल्स का हम कोई बात नहीं करते इन दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर। ईबीआईटी ईपीएस का इंडिफरेंस एनालिसिस इज फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड शोइंग द चेंजेस इन ईपीएस, यस ईपीएस में चेंजेस तो देखते हैं ओवर क्वालिटी ऑफ टाइम, टाइम नहीं है। देखो ईपीएस तो वाई एक्सिस पे है, बट यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम नहीं है। वी आर चेकिंग ईपीएस इन रिस्पॉन्स टू ईबीआईटी, दिस एक्स एक्सिस, समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस पे टाइम नहीं है। टाइम होता तो, टाइम वाला रिलेशन होता तो ये देखते, यहाँ पे ये टाइम नहीं, ओवर टाइम नहीं आ जाएगा, ठीक है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज द सेकंड ऑप्शन, most appropriate option is the second option. Question number 7. Question number 7. Assertion A. Risk principle of capital structure. एक assertion है, एक assertion है, बोले कुछ statement दे रहे हैं, you have to validate whether it is right or wrong. Risk principle of capital structure is one that minimizes the cost of capital structure. सोचो थोड़ा, give me a breather. कैपिटल स्ट्रक्चर देखने के लिए तीन चीजें देखते हैं, याद आ रहा है कि चैप्टर के वेरी स्टार्ट में हमने देखा था
what will decide your capital structure is what are the factors you consider. First is risk, second is cost, and third is control. रिस्क, डेट ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है, डेट ज्यादा है तो कॉस्ट भी थोड़ा सा कम है, डेट का कॉस्ट कम है, एंड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कंट्रोल, कंट्रोल आपका डाइल्यूट हो रहा है क्या ज्यादा इक्विटी लेने से। ठीक है, समझ में आया। तो रिस्क प्रिंसिपल क्या बात करेगा, रिस्क प्रिंसिपल कॉस्ट की बात थोड़ी ना करेगा, कॉस्ट प्रिंसिपल है ना उसके लिए, वो बोलेगा, कॉस्ट प्रिंसिपल बोलेगा कि कॉस्ट आपका जहां पे कॉस्ट लीस्ट है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। बट रिस्क प्रिंसिपल क्या बोलेगा, रिस्क प्रिंसिपल बोलेगा जहां पे आपका रिस्क ऑप्टिमम है, यू नो, रिस्क के बारे में बात करेगा सिंपली। रिस्क प्रिंसिपल कॉस्ट के बारे में क्यों बात करेगा, तो ये असर्शन रॉन्ग है। रिस्क, वो बोलेगा रिस्क प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज वन दैट मिनिमाइजेस कॉस्ट, मिनिमाइजेस कॉस्ट, भाई कॉस्ट की बात क्यों करेगा रिस्क प्रिंसिपल, सिंपल सिंपल, रॉन्ग है ये। रीजन, रीजन भी दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मतलब रिस्क प्रिंसिपल, रिलायंस इज प्लेस्ड मोर ऑन इक्विटी फॉर फाइनेंशियल पर्पस। रिस्क प्रिंसिपल क्या बोलेगा, टू प्लेस रिलायंस मोर ऑन इक्विटी या डेट। रिस्क प्रिंसिपल है, रिस्क प्रिंसिपल बोलता है डेट इज रिस्की, डेट इज रिस्की, एवरीबॉडी नो, बिकॉज फाइनेंशियल लीवरेज वही तो है, डेट इज रिस्की बिकॉज आप फिक्स्ड पेमेंट्स कर नहीं पाए तो इक्विटी का तो चलता है, उनको नहीं दिया तो भी लॉसेस हुए, मत दो उनको डिविडेंड वगैरह। ठीक है, तो रिस्क प्रिंसिपल विल ऑलवेज से कि प्रेफर इक्विटी, प्रेफर इक्विटी, बट कॉस्ट प्रिंसिपल उनको अब मतलब लाइक यू नो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, उनके साथ डिबेट करेगा एंड से अरे भाई तू तो बोल रहा है इक्विटी यूज कर, बट मेरी कॉस्ट भी तो बढ़ रही है, मेरी कॉस्ट भी तो बढ़ रही है, एंड देयरफॉर इनमें सब बैलेंस मेंटेन करना है, दैट इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये रीजनिंग सही है, रीजनिंग सही है, बिकॉज रिस्क प्रिंसिपल बोलेगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रिलायंस इज प्लेस्ड मोर ऑन इक्विटी, रिस्क प्रिंसिपल बोलेगा कि इक्विटी ज्यादा प्रेफर करो, क्यों, डेट रिस्की है, डेट रिस्की है, एंड उसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली रिस्क ज्यादा बढ़ाना नहीं है, तो सेकंड इज राइट, फर्स्ट इज रॉन्ग। A is false, but मतलब assertion is false, but reasoning is true. But reasoning is true. ठीक है। Question number 8. Question number 8. The term capital structure means. Capital structure का meaning क्या है? पहले बोलते हैं 1 2 3 debt, preference stocks, preferred stock मतलब preference shares basically and equity shares. या बोल सकते हो, ये सब मिला के ही कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। सेकंड, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज दूर दूर तक नहीं। नेट वर्किंग कैपिटल अगेन नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर में नेट वर्किंग कैपिटल का रिलेवेंस नहीं होता। कैपिटल स्ट्रक्चर अगर बैलेंस शीट विजुअलाइज करो तो लाइबिलिटी साइड का ऊपर वाला पार्ट, मतलब लाइबिलिटी साइड का ऊपर वाला पार्ट इज लाइक शेयर होल्डर्स जो वेल्थ रहता है, लॉन्ग टर्म डेट रहता है, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये भी नहीं। एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी, यस शेयर होल्डर्स इक्विटी इट कैन बी पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, बट ऊपर वाला इज मोर कंप्रेहेंसिव ना, इक्विटी भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है, लॉन्ग टर्म डेट भी है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज मोर अप्रोप्रिएट, फर्स्ट ऑप्शन इज मोर अप्रोप्रिएट। Then, moving to question 9, Mr. Darshan recently came back from conference titled Capital Structure Theory and was extremely excited about what he learned concerning Modigliani Miller capital structure propositions. He has been trying to choose, कुछ नहीं बेसिकली कुछ तो मोदिग्लियानी मिलर के बारे में है ये बता रहे हैं, वो कुछ तो सुन के आया मोदिग्लियानी मिलर के बारे में, अप्रोच के बारे में। He has been trying to choose between three potential capital structures for his firm. He wants to decide कि कुछ तो मतलब capital structure for his firm. फर्म का नाम है डैशमार्ट कॉर्पोरेशन एंड ही बिलीव्स दैट मोदिग्लियानी मिलर में गाइड हिम इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, आगे का मेन मुद्दे पे आ जाऊं। द कैपिटल स्ट्रक्चर वन इज कंसीडरिंग आर, उसका नाम गलत किया है इन्होंने, मिस्टर दर्शन। द कैपिटल स्ट्रक्चर मिस्टर दर्शन इज कंसीडरिंग आर, ही हैज थ्री ऑप्शंस, 100% equity, 50% equity, 50% debt and 100% debt. Simple? Yes. If he uses Modigliani-Miller proposition and includes all their assumptions, including assumption of no taxes, मतलब वो बोल रहे हैं कि आप भी assumption consider करो कि there is no taxes, which capital structure is he most likely to choose? कौन सा capital structure he will choose? Tell me guys. Tell me guys. Tricky question है. They are trying to confuse you. देखो Modigliani-Miller approach without tax was irrelevance theory. That approach says कि capital structure is irrelevant, irrelevant ये पहले किसी क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा भी, right? It is irrelevant, it is irrelevant. So in that scenario अगर irrelevant है तो उसको कोई भी चलेगा ना, उसको कोई भी चलेगा ना, उसका कॉस्ट तो ओवरऑल सेम रहेगा, उसका कॉस्ट तो ओवरऑल सेम रहेगा, बिकॉज मोदिग्लियानी मिलर विदाउट टैक्स इज irrelevant theory, इज एन irrelevant theory, right? अभी theory में फिर से नहीं घुसते, ठीक है, तो उनको तो कोई भी चलेगा। सो एक ही ऑप्शन है कोई भी चलने वाला, देखो CS1 कैपिटल स्ट्रक्चर 1, कैपिटल स्ट्रक्चर 2, कैपिटल स्ट्रक्चर 2 एंड 3, एंड फर्स्ट के लिए एनी कैपिटल स्ट्रक्चर, ये एक ही ऑप्शन है एनी कैपिटल स्ट्रक्चर, आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी व्हाट विच कैपिटल स्ट्रक्चर वुड ही चूज इन केस ऑफ टैक्स रेजिम, इन केस ऑफ टैक्स रेजिम कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर ही विल चूज।
अगर मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच आपको याद आ रहा है, जब हमने क्लास में देखा था, व्हाट वाज दैट Modigliani Miller जो with tax है, that approach always favors debt because it says कि debt की वजह से आपका टैक्स सेव हो रहा है, debt की वजह से आपका टैक्स सेव हो रहा है। पहले पहले वाला उनका अप्रोच, उसमें तो उन्होंने टैक्स लिया ही नहीं था, इसलिए दे वर सेइंग बोथ आर इंडिफरेंट। कोई भी अप्रोच, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो आपका ओवरऑल कॉस्ट तो सेम ही रहेगा। बट सेकंड अप्रोच में दे रिवाइज देमसेल्फ एंड बिकॉज टैक्स बेनिफिट इन्होंने इंक्लूड किया डेट पे, व्हाट दे सेड कि डेट इज बेटर। उल्टा दे विल ऑलवेज प्रेफर 100% डेट भी रहा ना तो भी दे विल प्रेफर। सो इन दिस केस जो थर्ड ऑप्शन है ना, अकॉर्डिंग टू मोदी गिलानी मिलर विद टैक्स ये थर्ड ऑप्शन इज द बेस्ट बिकॉज ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेविंग होगा अकॉर्डिंगली। मतलब इंटेंशन ये नहीं है टैक्स सेविंग होना, इंटेंशन ये है कि टैक्स सेविंग होगा, उसके वजह से कॉस्ट कम होगा। सो दिस फर्स्ट केस विदाउट टैक्स एनी ऑप्शन इज इनडिफरेंट, second case with tax, third option is best, therefore the answer is any capital structure in first case and capital structure 3 in second case। ठीक है, आई होप क्लियर है, ये पढ़ लो, ये पढ़ भी सकते हो आप, सेम बात करेंगे। अच्छा, एक एक जगह पे ना कहीं तो एक देयर वाज वन एमसीक्यू, या ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे ना लेट मी हाईलाइट समथिंग। ये देखो, क्वेश्चन वाज नंबर ऑफ इनडिफरेंस पॉइंट, ये तो हमने सॉल्व किया, इनडिफरेंस पॉइंट कितने हैं देखा, ये आंसर है। इन्होंने ये डिस्क्रिप्शन जो दिया है ना वो काफी अलग है इन द सेंस वो इस क्वेश्चन का है ही नहीं, माइट भी गलती से किसी दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुआ है, ठीक है। बट उसमें से ना मेरे को एक बात समझी विच माइट हेल्प यू समटाइम्स डिस्क्रिप्शन प्रॉब्लम सॉल्व करने में। देखो लास्ट में देखा है, नोट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर दिस डिस्क्रिप्शन बिकॉज ये इसका है ही नहीं, गलती से किसी दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पे पेस्ट हुआ है, ठीक है। बट while reading that एक चीज मैंने नोट की, note that we are not told whether to assume a world with tax or without tax, ठीक है, इतना ही पढ़ो, आगे का पढ़ो। आपको दिया नहीं है विद टैक्स अज्यूम करोगे या विदाउट टैक्स अज्यूम करोगे, एंड इन दैट कंटेक्स्ट आपको एमसीक्यू आंसर करना है। एमसीक्यू तो पूछा है, ऑप्शंस भी दिए हैं बट बताया नहीं है ये बात विद टैक्स की चल रही है विदाउट टैक्स की चल रही है, आप क्या अज्यूम करोगे, सॉरी मैंने डिस्क्रिप्टिव बोला, डिस्क्रिप्टिव नहीं, आई मीन ऑब्जेक्टिव में ही हेल्प होगा, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव में ही हेल्प होगा। नो टैक्स वर्ल्ड भी बताया नहीं है, विद टैक्स वर्ल्ड है ऐसा बताया नहीं, कुछ भी नहीं बताया। व्हाट विल यू डू मोस्ट इंस्टिंक्ट में स्टूडेंट्स का ये क्लिक होता है कि विद टैक्स करेंगे सर, विद टैक्स करेंगे, क्यों मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है ना डिस्क्रिप्टिव, तो आप बोलते विदाउट टैक्स करेंगे बिकॉज दैट इज इजी, अन assumption लिख के आते, ठीक है, assumption लिखा है तो दैट इज फाइन, ठीक है। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ पे तो एमसीक्यू चल रहा है, ठीक है। आप बोलोगे विद टैक्स बिकॉज एमसीक्यू है, तो आप बोलोगे विद टैक्स, विद लॉजिक क्या दोगे आप, पता है आप लॉजिक दोगे कि सर जनरली तो टैक्स वर्ड्स रहते हैं ना, नो टैक्स वर्ड्स बहुत रेयर है, राइट, प्रैक्टिकली तो टैक्स वर्ल्ड रहते हैं, तो इसलिए विद टैक्स हम कंसीडर करेंगे, जनरली सब लोग का ये रहेगा। बट उन्होंने आगे एक बहुत अच्छी बात बोली है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज वन दैट अप्लाइज टू आइदर सिनेरियो, मतलब आपको वो ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना जो कि टैक्स सिनेरियो में है, अज्यूमिंग कि टैक्स वर्ल्ड होगा, नहीं, आप फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दोगे कि आप ऐसा ऑप्शन चूज करोगे जो दोनों केस में वैलिड रहेगा, विद टैक्स हो विदाउट टैक्स हो। तो ये गलती आप कर सकते हो शायद से, ठीक है, कि अगर कुछ दिया नहीं है तो आप माइंड में एमसीक्यू टिक करने से पहले माइंड में विद टैक्स वाला अप्रोच मे बी सिलेक्ट करोगे, बट इन सच अ सिनेरियो इट्स नॉट विद टैक्स और विदाउट टैक्स, इट्स फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी ऐसा ऑप्शन जो दोनों में फिट बैठ रहा है, जो दोनों में इस कंडीशन को पूरा कर रहा है, मतलब जो क्वेश्चन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, आई होप यू विल टेक दिस प्रिकॉशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 अ फर्म्स ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा रहता है इज द डेट इक्विटी रेशियो दैट रिजल्ट्स इन मिनिमम पॉसिबल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यस, जहां पे मिनिमम वेटेड एवरेज कॉस्ट कम है इज द ऑप्टिमल स्ट्रक्चर, इज द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, यस राइट। बट आगे का पढ़ते हैं, 40% डेट एंड 60% इक्विटी, ऐसा हार्ड एंड स्ट्रिक्ट अगर होता तो ये चैप्टर ही ना होता कभी, कैपिटल स्ट्रक्चर ये पे हमको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होगी अगर हमेशा 40-60 विल बी द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, नॉट एट ऑल। व्हेन डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.5, अगेन वही बोल रहे हैं 50-50, 50-50, 0.5, 50-50, अगर ऐसा कुछ हार्ड एंड स्ट्रिक्ट होता तो हम यहाँ पे थोड़ी ना होते, आज ये चैप्टर पढ़ते हैं, ऐसा कुछ है नहीं फिक्स। एंड व्हेन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज मिनिमम, व्हेन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ध्यान दो इक्विटी की बात चल रही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिनिमम होने से
ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं बनता। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होने से, इक्विटी भी डेट भी। इक्विटी का हायर रहने दो, डेट का कम रहने दो, चलेगा, बट ओवरऑल आपका एवरेज आउट होके बाकी सब ऑप्शन से कंपेरेटिवली ये कम है, तो दैट इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। सो इट इज वेयर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नॉट इक्विटी, इक्विटी वाला। ठीक है, ठीक है, आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द डेट कंपोनेंट इन कैपिटल स्ट्रक्चर इज प्रीडोमिनेंट, अगर डेट प्रीडोमिनेंट है मतलब डेट ज्यादा है, तो बताओ क्या, द फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द फर्म विल बी मिनिमम, देयरबाय डिक्रीजिंग इट रिस्क। फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट कम कैसे होगी यार गाइस, डेट ज्यादा है तो इंटरेस्ट भी ज्यादा रहेगा। एंड रिस्क की भी बात करें, डिक्रीजिंग इंटरेस्ट, डिक्रीज कैसे होगी, उल्टा लीवरेज हमने पढ़ा है, हमें पता है डेट ज्यादा है तो लीवरेज ज्यादा है मतलब रिस्क ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। ईपीएस विल बी वेरी लो, ईपीएस विल बी वेरी लो, डेट ज्यादा है, डेट ज्यादा है तो प्रोपोर्शनेटली इक्विटी कम है, प्रोपोर्शनेटली इक्विटी कम है, बट दिस डजंट मीन ईपीएस कम आएगा। इक्विटी कम है तो अर्निंग्स अट्रिब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कम है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अर्निंग्स कम है, बट करस्पॉन्डिंगली इक्विटी के शेयर्स भी तो कम है, बिकॉज डिबेंचर ज्यादा है, बिकॉज डिबेंचर ज्यादा है तो अर्निंग पर शेयर लो होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अर्निंग्स अट्रिब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवरऑल एब्सोल्यूट टर्म्स में अमाउंट कम हो सकती है, यस, बिकॉज अभी ज्यादा इंटरेस्ट में ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट वो ज्यादा जाएगा, क्यों, डेट ज्यादा है, इसलिए बचा हुआ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए एब्सोल्यूट अमाउंट में अमाउंट रुपीस फंड्स कम है, बट दैट डजंट मीन ईपीएस कम आएगा। फंड्स कम है बट डिनोमिनेटर ईपीएस के लिए क्या क्या लेते हो, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स भी तो कम है बिकॉज इक्विटी ही कम है। ठीक है ना, तो ईपीएस का आई कांट से, वी कांट से, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पे बात करते अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आर लो, तो यस आई कैन से या दैट दोस कैन बी लो बिकॉज ऑफ डेट ज्यादा है। ठीक है, आई होप क्लियर है। सो दिस ऑप्शन इज आल्सो नॉट राइट बिकॉज ईपीएस लो होना इज नॉट राइट, नॉट गारंटीड आई कैन से। Dividend expectation of equity shareholders are also, and P ratio में decrease, P ratio में decrease क्यों, P ratio तो इंडस्ट्री डिसाइड करती है, P ratio तो इंडस्ट्री डिसाइड करती है, प्राइस अर्निंग रेशियो, राइट। गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट, प्राइस अर्निंग रेशियो का तो कोई इंपैक्ट नहीं है, डिविडेंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इनका भी कोई इंपैक्ट नहीं है, बट फिर भी वी डोंट नो बेसिस फॉर दिस, इसका बेसिस अभी डिसाइड हम करने के लिए टाइम इन्वेस्ट करना है या नहीं, देखते हैं, पहले फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। द फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म इंक्रीजेस देयरबाय इंक्रीजिंग इट रिस्क, यस दिस इज परफेक्ट। फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता है तो अभी थर्ड ऑप्शन पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कंफ्यूजिंग होते फर्स्ट दो तो 100% रिजेक्टेड, थर्ड और फोर्थ अगर कंफ्यूजिंग होते तो थोड़ा और डिस्कस करते, बट यहाँ पे क्लियरली क्लियरली फोर्थ दिख रहा है ना, फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म इंक्रीजेस, फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज क्यों होता है, बिकॉज डेट ज्यादा है। ठीक है, एंड इंक्रीज रिस्क, बिकॉज इंक्रीज रिस्क भी इंक्रीज होता है। ठीक है, ठीक है, then moving ahead, question number 12, question number 12, which of the following steps may be adopted to avoid the negative consequences of over capitalization, over capitalization हुआ है इसका मीनिंग क्या है, आई हैड टोल्ड यू कैसे देखना है, बैलेंस शीट अज्यूम करना है, अज्यूम करना है एसेट्स आपके कम है या फिर आपकी अर्निंग पोटेंशियल एक्चुअल में कम है कंपेयर्ड विथ योर यू नो एसेट्स वगैरह, सॉरी कंपेयर्ड विथ योर एक्चुअल, बट एक्चुअल में आपका बैलेंस शीट का जो लाइबिलिटी साइड है वो ओवरस्टेटेड है, ओवरस्टेटेड इन द सेंस बहुत ज्यादा भर भर के आपने रखा है, इक्विटी बहुत सारा पैसा उठा है, लाइक यू नो अज्यूम करो शार्क टैंक टाइप, बहुत सारा फंडिंग लेके आया है, बट एक्चुअल में अर्निंग के लिए कुछ धंधा ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं है, मे बी एसेट्स में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, एसेट्स का उतना वैल्यू नहीं है या फिर इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी ही नहीं है, बट फंडिंग लेके आया है, लेट्स अज्यूम दैट इज द सिनेरियो, ओवर कैपिटलाइजेशन, लोन्स बैंक्स वगैरह से लोन वगैरह लेके रखा है, ओवर कैपिटलाइजेशन, एक्चुअल में बिजनेस हो नहीं रहा, बिजनेस हो नहीं रहा। ठीक है, तो which of the following steps may be adopted to avoid negative consequences of over capitalization, ओवर कैपिटलाइजेशन अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखते हैं, देखते हैं। जो जो ओवर मतलब एज ऑफ नाउ सिचुएशन समझा, ओवर कैपिटलाइजेशन हुआ है, नाउ यू हैव टू अवॉइड दैट, आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। The shares of the company should be split up. Split up. Shares of the company should be split up. This will reduce dividend per share through EPS shall remain unchanged. देखो मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ, ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन।
आई डोंट नो ईमेल, हाँ ये देखो ओवर कैपिटलाइजेशन, उन्होंने कुछ रेमेडीज, ये है रेमेडीज। पर अभी हम पहले ये देखते हैं फिर वो वहां पे जाते हैं। शेयर ऑफ द कंपनी शुड बी स्प्लिट अप। देखो कंपनीज के शेयर स्प्लिट करने से और क्या होगा, और कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, बिकॉज अभी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ता है। मतलब एक शेयर, लेट्स अज्यूम, ऐसे केस में मैं सुंदर एग्जांपल एमआरएफ का देता हूँ जिसका प्राइस बहुत ज्यादा है। लेट्स अज्यूम वो स्प्लिट अप किया, एज ऑफ नाउ लेट्स अज्यूम बहुत ज्यादा, एक 1 लाख रुपीज उसका प्राइस है। लेट्स अज्यूम, मेरे को भी पता नहीं करंट में क्या है, 1 लाख रुपीज प्राइस सपोज चल रहा है। तो इन दैट केस 1 लाख का माइट बी अ पर्सन नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट, बट वही शेयर अपने स्प्लिट किया, लेट्स अज्यूम 50,000 हो गया, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई। लिक्विडिटी बढ़ गई इन द सेंस नाउ अ पर्सन कैन इन्वेस्ट इन दैट शेयर 50,000, राइट, वन शेयर अभी ही कैन बाय। सो इससे और कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा। दिस इज नॉट ओवर कैपिटलाइजेशन को हटाने का तरीका नहीं है, ये उल्टा अंडर कैपिटलाइजेशन का रेमेडी है। अंडर कैपिटलाइजेशन का रेमेडी है, देखो अंडर कैपिटलाइजेशन उसके रेमेडीज में पढ़ो ना, तो ये देखो इसमें एक रहेगा शेयर स्प्लिट अप, ये देखो रेमेडीज फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो ये ओवर कैपिटलाइजेशन का नहीं है, ये अंडर कैपिटलाइजेशन का है। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, अगेन सेम, ये भी अंडर कैपिटलाइजेशन का, बोनस शेयर इशू करूं सो दैट ऑटोमेटिकली मार्केट में एक शेयर का प्राइस गिरेगा, एक शेयर का प्राइस गिरेगा, एंड ऑटोमेटिकली फिर ज्यादा कैपिटलाइजेशन होगा मार्केट में। ठीक है, ज्यादा कैपिटलाइजेशन के, तो एक शेयर का प्राइस गिरा तो लोग ज्यादा भी बाय कर सकते हैं ना उसको। रिवाइजिंग अपवर्ड द पार वैल्यू ऑफ शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, मतलब अगर अभी एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए है फेस वैल्यू, उसको ज्यादा कर दो, 12 कर दो। दिस इज रॉन्ग, इससे तो कैपिटलाइजेशन आप बढ़ा रहे हो, आप कैपिटल बढ़ा रहे हो, और राइट हमको ओवर कैपिटलाइजेशन हुआ है उसको कम करना है। फोर्थ ऑप्शन, रिडक्शन इन क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर्स, यस ये कर दो आप। आपका कैपिटल मतलब व्हेन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ओवर कैपिटलाइजेशन अंडर कैपिटलाइजेशन डज नॉट ओनली मीन इक्विटी वाला, इट मींस ओवरऑल कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपका वो ज्यादा है ना, बैलेंस शीट में एसेट्स उतने नहीं है, बिजनेस उतना नहीं है, इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी उतना नहीं है, सिर्फ फंडिंग लेके रखा है, लोन्स उठा के रखे, क्यों, डिस्चार्ज कर दो, डिस्चार्ज कर दो, ये जो ओवर कैपिटलाइजेशन हुआ है वो कम हो जाएगा। तो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 13, एक ब्रीदर दे दो मुझे तब तक क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन 13, टू हैव to have an optimal capital structure, the firm must have fulfilled the following conditions. Optimal capital structure के लिए कौन सी condition fulfill होना जरूरी है? Return on investment should be greater than cost of investment. Yes, obviously. मतलब ये to be very honest ये optimal capital structure की बात नहीं करता, but still ओवरऑल बिजनेस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर अगर मैं जब डिसाइड करूंगा तब मैं एक आय मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे भी दूंगा, देखूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर आ रहा है मेरा 15%, 15% कॉस्ट है जहाँ पे, दैट इज द ऑप्टिमल, बाकी सबका कॉस्ट इससे ज्यादा है, बट मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट धंधे से पैसा ही इनकम ही 10% का रिटर्न आ रहे हैं, कोई यूज नहीं है, फिर ये ऑप्टिमल का कोई यूज नहीं है। आई हैव टू थिंक समथिंग बियॉन्ड, right, right. So yes, return on investment should be greater than cost of investment, yes I agree, cost of investment WACC, WACC, there should be minimum financial risk, there should be optimum capital structure वही रहता है जहाँ पे रिस्क कम हो, रिस्क कम हो, तो yes this is also right। ये देखिए पहले दो देख के अगर दोनों राइट है तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, बट यहाँ पे इन्होंने एक थोड़ा सा कुछ तो गलत किया है। ऑप्शन 3 में देखो, ऑप्शन 1 के कंप्लीटली अपोजिट ऑप्शन 3 है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पहले में बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरे में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड आंसर टिक करते हैं ऑल ऑफ द अबव। दिस माइट नॉट बी एक्सपेक्टेड, मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा, कुछ तो थोड़ी बहुत गलती हुई है, यहाँ पे ग्रेटर की जगह पे लोअर वगैरह चाहिए था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी लोअर देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, बट आई होप एटलीस्ट ये दो ऑप्शन फॉर श्योर करेक्ट है, फॉर श्योर करेक्ट है। ठीक है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट, हाँ गाइस, ये जस्ट दिस इज नॉट करेक्ट, ये एमसीक्यू में कुछ तो इशू है, यहाँ पे ग्रेटर की जगह पे मे बी लेसर वगैरह होना चाहिए था। ठीक है, दिस आइडियली दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सबसे पेपर में आया तो हम क्या करेंगे, पेपर में आया तो ऑब्वियसली आप ऑल द अबव करोगे ना, क्यों, ये दो ऑप्शन तो सही है ना, ये दो ऑप्शन तो सही है ना, तो ऑल द अबव का मतलब ऑल होते हैं, तो ये दो इंक्लूडेड है, एंड ये थर्ड वाला वही लॉजिकल assumption लेंगे कि थर्ड में उनको तो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है ऑब्वियसली। हाँ, अगर अगर पहले दो में से एक ही आया कोई तो, एक ही आया कोई तो, एंड लेट्स अज्यूम देयर शुड बी मिनिमम फाइनेंशियल रिस्क के जगह पे आया देयर शुड बी मैक्सिमम फाइनेंशियल रिस्क, तो इन दैट केस लेट्स अज्यूम सेम यही ऑप्शंस आए 1 2 3 4, सिर्फ
यहाँ पे भी ग्रेटर की जगह पे ग्रेटर ही आया, सिर्फ यहाँ पे मिनिमम की जगह पे मैक्सिमम आ गया, तो इन दैट केस आई विल डू ऑप्शन 1। इफ आई वुड गेट योर प्लेस आई विल हैव डन ऑप्शन 1। ठीक है, आई होप आप इतने समझदार हो। ठीक है, नाउ गिव मी अ मिनट, गिव मी 1 मिनट। ओके गाइस, लेट अस रिज्यूम। माइट भी थोड़े ऑडियो में डिफरेंसेस ऑब्जर्व करोगे आप, बिकॉज माइक पहले थोड़ा दूर था। ओके, बट या लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे थे शायद से, क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे थे, यस ऊपर वाला देखा था। क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following approaches of the capital structure pleads that debt financing initially increases the value of firm, however excess debt financing beyond the particular point reduces the value of firm? एक ही अप्रोच है ऐसा, एक ही अप्रोच है ऐसा जो बोलता है कि इनिशियली एक आध पॉइंट तक डेट ठीक है, इंक्रीजिंग डेट वुड गिव यू टैक्स बेनिफिट एंड यू नो बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट ऑफ डेट आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कम रहेगा, राइट? ऐसा था। बट आफ्टर सर्टन पॉइंट इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड डेट होल्डर्स एज वेल, मतलब अदर डेट होल्डर्स या फिर अदर लोन प्रोवाइडर्स रिस्क ही फील करते हैं बिकॉज एक्सेस डेट हो जाता है कंपनी में एंड बिकॉज ऑफ दैट फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ जाता है, यू नो। सो बिकॉज ऑफ दैट ऐसा एक अप्रोच था एंड दैट वाज दिस ट्रेडिशनल अप्रोच, दैट वाज ट्रेडिशनल अप्रोच जो बोलता है कि एक पॉइंट तक बढ़ते हैं, ठीक है, डेट गुड है, उसके बाद एक्सेस डेट हुआ तो दैट इज नॉट गुड, आपका वैल्यू ऑफ फर्म कम होते स्टार्ट हो जाएगा। इफ यू वांट टू सी, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमारे पास मॉड्यूल में है, वो है ये, वेयर इज दैट, ये वाला शायद, लेट मी सी इफ दिस नहीं, ये नहीं है, एक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इन ट्रेडिशनल अप्रोच, ये रहा शायद ट्रेडिशनल अप्रोच, ये देखो। Initially this cost of debt WKW overall cost of debt will fall and बाद में increase होना start हो जाएगा, ठीक है। Same with cost of equity, same with cost of debt. Moving ahead, financial structure refers to all financial resources, short-term funds, long-term funds, none of this, none of this. Long-term funds, short-term funds, none of this. Ideally यहाँ पे there can be a confusion, there can be a confusion कि यार जनरली हम लॉन्ग टर्म डेट्स की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स की बात करते हैं, विच मीन्स इक्विटीज, विच मीन्स डेट, यू नो ऑल दोज थिंग्स, बट स्टिल उन्होंने फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेस इंक्लूडिंग इक्विटी, डेट, लोन्स बोलो, डिबेंचर होल्डर्स बोलो, बैंक से मॉर्गेजेस वगैरह बोलो, सारी चीजों की बात कर रहे हैं। सो टू बी ऑनेस्ट आई ट्राइड सर्चिंग दिस फॉर यू, ये कहाँ से लॉजिक डिराइव हो रहा है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, या फिर ये मॉड्यूल में कहाँ पे लिखा है, बट टू बी ऑनेस्ट आई मतलब लाइक मुझे बहुत ज्यादा ये मिला नहीं। सो कंसिडरिंग यू नो, सो इट्स लाइक हम सारी चीजें परफेक्टली नहीं कर सकते, सो इट्स लाइक आई लाइक इन्वेस्टिंग टाइम ऑन दिस, आई फेल्ट बेटर टू मूव ऑन अहेड, ठीक है। बिकॉज इफ आई यू नो हम सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंस देके करते रहे तो यू विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, यू विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, यू हैव टू कैटेगराइज ए बी सी कौन से इंपॉर्टेंट है। तो एज ऑफ नाउ अगर ये आया तो फाइनेंशियल रिसोर्सेस करके आगे बढ़ो, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है। बट स्टिल हाँ, इफ एट ऑल आई एवर फाउंड तो मैं एटलीस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि व्हाट इज द लॉजिक फॉर दिस, ठीक है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 16, which of the following statements regarding M proposition is most accurate assuming perfect capital market and homogeneous expectation? इसमें से कौन सा accurate है, most accurate है? The firm's value is maximized when capital structure consisting of 100% equity. देखो मोदिग्लियानी मिलर एक है विद टैक्स एंड विदाउट टैक्स, तो एक अप्रोच कोई तो ऐसा है जिसमें वो बोलता है डेट 100% डेट इज गुड बिकॉज टैक्स बेनिफिट है, तो विद टैक्स वाला वो है, राइट। बट 100% इक्विटी वाला तो एक भी अप्रोच नहीं है। इट इज मोदिग्लियानी मिलर आइदर सेज इट इज इररिलेवेंट, कोई भी ले लो, 100% इक्विटी 100% डेट फर्क नहीं पड़ता, 50-50 ले लो, 60-40 ले लो, फर्क नहीं पड़ता, एक तो वो अप्रोच है। दूसरा अप्रोच है 100% डेट प्रेफर करता है, मतलब जितना ज्यादा डेट उतना ज्यादा प्रेफर करता है, ठीक है। तो इक्विटी को प्रेफरेंस देने वाला ऐसा कोई अप्रोच नहीं है एटलीस्ट मोदिग्लियानी मिलर में, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेस एज द फर्म इंक्रीजेस इट्स फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज जैसे जैसे बढ़ता जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता जाता है। फाइनेंशियल लीवरेज मतलब डेट जैसे जैसे बढ़ता जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता जाता है, यस यस। एक ही मिनट में आपको बताता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इज मोस्ट एक्यूरेट, ये देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे मोदिग्लियानी मिलर कहाँ पे है, ये देखो कॉस्ट ऑफ डेट, जैसे जैसे डेट बढ़ता जाता है
कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता है एंड ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट रहता है। यही तो बोलता है मोदिग्लियानी में, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेस एज फर्म इंक्रीजेस इट्स फाइनेंशियल लिवरेज, मतलब डेट जैसे जैसे बढ़ता जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता है। यस फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन वैलिडेट करते हैं। द यूज ऑफ डेट फाइनेंसिंग इंक्रीजेस द फर्म्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो एक तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक अप्रोच तो बोलता है अभी बिकॉज यहाँ पे टैक्स की बात की ही नहीं है ना, टैक्स लेना है विद टैक्स लेना है विदाउट टैक्स लेना पता नहीं, तो वी विल वैलिडेट एन ऑप्शन जो पहले किया था इन बोथ द कंटेक्स्ट, इन बोथ द कंटेक्स्ट। यहाँ पे भी वही है, देखो नोट दैट इट इज नॉट टोल्ड विद टैक्स और विदाउट टैक्स, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज वन दैट अप्लाइज टू आइदर सिनेरियो, दोनों सिनेरियो को जो अप्लाई हो जाए। सो यहाँ पे हम दोनों के लिए इवैल्यूएट करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट, पहले वाला भी हमने दोनों के लिए इवैल्यूएट किया, ऐसा कोई अप्रोच नहीं जो 100% इक्विटी बोलता है। ये वाला यस इट इज वैलिड, यस इट इज वैलिड फॉर द फर्स्ट वन। सेकंड वाले के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता है, यस बढ़ता है, वहां पे भी ये वैलिड है, वहां पे भी ये वैलिड है। द यूज ऑफ डेट फाइनेंसिंग इंक्रीजेस फर्म्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्स्ट वाले इसमें तो बढ़ता ही नहीं है, इट इज सेज इररिलेवेंस थ्योरी, इट सेज इररिलेवेंस थ्योरी, राइट। एंड सेकंड यूज ऑफ डेट फाइनेंसिंग उल्टा डिक्रीजेस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन सेकंड अप्रोच विद टैक्स वाले इसमें, विद टैक्स वाले इसमें, इसीलिए तो डेट को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग, नन ऑफ द अबव है नहीं, बिकॉज सेकंड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन दिया है रिस्क प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज वन दैट मिनिमाइजेस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगेन वही है शायद से क्वेश्चन, पहले भी हुआ ही है। रिस्क प्रिंसिपल वो नहीं है जो कॉस्ट के बारे में, रिस्क प्रिंसिपल कॉस्ट के बारे में बात नहीं करेगा, रिस्क प्रिंसिपल बोलेगा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज दैट वेयर द रिस्क इज मिनिमम। सो ये फर्स्ट वाला इज रॉन्ग। एंड सेकंड वाला, रिलायंस इज प्लेस्ड मोर ऑन इक्विटी फॉर फाइनेंशियल पर्पस अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मतलब रिस्क प्रिंसिपल की बात कर रही है, रिलायंस इज प्लेस्ड ऑन इक्विटी, यस रिस्क वाला बोलेगा इक्विटी बेटर है बिकॉज इक्विटी वालों को कुछ देना नहीं पड़ता, मतलब अगर फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो तो रिस्क कम है, तो रिस्क कम है, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है तो दे देंगे इक्विटी वालों को, रिस्क तो नहीं है ना कुछ, तो इसलिए रिस्क प्रिंसिपल विल ऑलवेज प्रेफर इक्विटी, तो सेकंड वाला इज राइट। सो आवर रीजनिंग इज ट्रू, ए असर्शन इज फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन 18, which of the following is irrelevant for optimal capital structure? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए इररिलेवेंट क्या क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, देखो ये याद आ रहा है, ये वो वाला पॉइंट है, फैक्टर्स व्हिच वी नीड टू कंसीडर, देयर वर 6 फैक्टर्स, रिवाइज करने हैं यहाँ पे। ये देखो देयर वर 6 फैक्टर्स, 6-7 है, अदर कंसीडरेशंस भी है। फाइनेंशियल लीवरेज, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ये क्या है अभी हम डिस्कस नहीं करते, बस जस्ट याद रखो कि देखो अच्छे ग्रोथ है, अच्छे, थोड़ा सा एक लाइनर बता देता हूँ, अच्छे ग्रोथ है, अच्छे सेल्स है तो अच्छा है, फाइनेंशियल लीवरेज आप ले सकते हो क्यों? यू हैव गुड सेल्स, यू हैव कंसिस्टेंसी इन सेल्स, कंसिस्टेंसी नहीं है सेल्स में, रेवेन्यू जनरेशन में, तो मत ले लो, इक्विटी ले लो बिकॉज फिक्स्ड ऑब्लिगेशन आ जाएगा तो आप पे नहीं कर पाओगे। कॉस्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट ऑप्टिमम रहना चाहिए, मिनिमम रहना चाहिए, रिस्क मिनिमम रहना चाहिए। कंट्रोल प्रिंसिपल, ज्यादा इक्विटी का कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप ज्यादा इक्विटी लेके रहोगे तो कंट्रोल डाइल्यूट होगा। फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल, डेट में ज्यादा है फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज क्या है, कुछ नहीं मतलब लाइक प्रॉब्लम हुआ तो 5 ईयर्स में रीपे कर सकते हैं, इमीडिएटली रीपे कर सकते हैं, इक्विटी में रिडम्पशन का ऑप्शन नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ये प्रिंसिपल्स थे। तो विच इज इररिलेवेंट फॉर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए इररिलेवेंट कौन सा है? फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट इररिलेवेंट, फ्लेक्सिबिलिटी डेट में ज्यादा है, सो वी विल कंसीडर फ्लेक्सिबिलिटी ना, अगर वी वांट फ्लेक्सिबिलिटी तो डेट इशू करो, तो डेट इशू करो बिकॉज वहां पे ज्यादा है, इक्विटी परमानेंट हो जाता है, सॉल्वेंसी का मतलब लाइक बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनता, सॉल्वेंसी इज आफ्टर, बाद में जाके सॉल्वेंसी आती है ना, एंड वो भी इट्स अ फैक्ट। How what we will consider, who wants solvency, मतलब insolvency, who wants insolvency? Nobody wants. So obviously ना solvency ये consider थोड़ी ना होता है, ये तो मतलब by default है ना, तो this is not a consideration. And debt और equity इसमें obviously it will affect, बाद में जाके if at all it happens कि आपको profits नहीं आ रहे, then in that case and आपको fixed obligation pay करने का responsibility है, बहुत सारा debt है आपके पास, तो in that case your firm may become insolvent. ठीक है, ऐसा हो सकता है, but what we will consider in that, क्या consider करोगे? कुछ नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाद में जाके इंसॉल्वेंट होने वाला, दैट इज नॉट अ रैशनल अजम्पशन फॉर अ बिजनेस कि बाद में हमको इंसॉल्वेंट होना ऐसा लग रहा है। बिजनेस कंटिन्यूअसली या फिर व्हाट वी से, हमें एक अकाउंट्स में आपको रहता है परपेचुअल सक्सेशन, दैट इज द व्हाट वी से कंटिन्यूअल बिजनेस का हम अजम्पशन वो लेके चलते हैं। सॉल्वेंसी इज नॉट। लिक्विडिटी, यस हम लिक्विडिटी कंसीडर करते हैं, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है तो इट्स गुड, तो फाइनेंशियल तो डेट ले सकते हो आप,
तो आप डेट ले सकते हो। क्यों? ऑब्लिगेशन पे करने के लिए लिक्विडिटी है आपके पास, ठीक है? नहीं है तो मत ले लो, इक्विटी ले लो। कंट्रोल, अगर आपको कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना तो डेट ले लो, कंट्रोल डाइल्यूट करना है तो इक्विटी ले लो। तो दीज आर द फैक्टर्स, सॉल्वेंसी इज नॉट द फैक्टर, सॉल्वेंसी इज नॉट अ फैक्टर, ठीक है? क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19, द कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी, ये आपको याद नहीं आ सकता, शायद से हो सकता है, बिकॉज ये काफी छोटा पार्ट था, काफी छोटा पार्ट था ये पैकिंग ऑर्डर वाला, ये वहां पे है। इफ यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर पैकिंग ऑर्डर या ट्रेड ऑफ वाला है, सॉरी ट्रेड ऑफ वाला है ये। तो ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या था? ट्रेड ऑफ थ्योरी सेज कि बेसिकली डेट एम्प्लॉय करने के बेनिफिट्स भी है, कॉस्ट भी है, एंड यू हैव टू वेट दैट बेनिफिट्स एंड कॉस्ट। अगर बेनिफिट ज्यादा है तो डेट ले लो, नहीं तो कॉस्ट ज्यादा है तो देयर इज नो यूज ऑफ टेकिंग डेट। बेनिफिट्स में क्या बेनिफिट्स है? टैक्स बेनिफिट एक ही है। कॉस्ट में क्या क्या है? तो इट कैटेगराइजेस टू थिंग, एक तो सॉल्वेंसी कॉस्ट, इंसॉल्वेंसी कॉस्ट, एंड एक तो सॉरी मतलब बैंक्रप्सी कॉस्ट, एंड एक तो नॉन बैंक्रप्सी कॉस्ट। ऐसे दो कॉस्ट है, ऐसे दो कॉस्ट है। अभी यहाँ पे आ जाओ, बैंक्रप्सी कॉस्ट ये उसी का पार्ट है। The cost of monitoring management is considered to be a, मतलब bankruptcy cost, ये बेसिकली पेकिंग ऑर्डर का पार्ट है, सॉरी ट्रेड ऑफ थ्योरी का पार्ट है, ट्रेड ऑफ थ्योरी का पार्ट है। तो नाउ टेल मी, आपके कंटेक्स्ट में, सिलेबस में क्या आपको ये ऐसे मतलब कौन कौन से कॉस्ट इसमें से रिलेवेंट है आपको? ट्रांजेक्शन कॉस्ट, क्या ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट है? किसी मॉनिटर, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ पर लिखा नहीं है मॉड्यूल में, मॉनिटरिंग मैनेजमेंट जितना मैंने पढ़ा ना, ये मॉनिटरिंग मैनेजमेंट स्पेसिफिकली कहाँ पे लिखा नहीं है, सो यू हैव टू थिंक एंड एनालाइज, ठीक है? तो एक आधी मैनेजमेंट का कॉस्ट कुछ तो है, थोड़ा और एलाबोरेटिव होता तो हमें और समझता व्हाट दे मीन बाय मॉनिटरिंग मैनेजमेंट, बट अभी यहाँ पे इतना ही है। क्या ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है? नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज बेसिकली किसी ट्रांजैक्शन का कॉस्ट ना, दैट इज अ वन टाइम थिंग। ये मैनेजमेंट कैन बी अ ट्रांजैक्शन। एग्जीक्यूटिव एंड स्ट्रेटेजिक में थोड़ा डिफरेंस होता है, एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो मैनेजमेंट लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव में हो सकता है, बट ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट एज ऑफ नाउ पता नहीं, बट ये कहाँ पे पढ़ा भी नहीं है पूरे इसमें, आपको इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट कहीं पे भी नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्टिफाई दिस नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थोड़े बहुत कंफ्यूजन से ज्यादा लाइक यू नो इनको ये मॉनिटरिंग मैनेजमेंट क्या बोलना है, ये शुड बी एलॉबरेटेड ओवर हियर, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, वी कांट गिव एनी एक्सक्यूज। जो दिया है उसके बेसिस पे वी नीड टू जस्टिफाई, एंड अगर सिमिलर क्वेश्चन आया तो लाइक दिस विल बी द आंसर, ठीक है? बट स्टिल एज ऑफ नाउ थोड़ा सा लॉजिकल बेसिस पे हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं। बैंक्रप्सी कॉस्ट, मैनेजमेंट का कॉस्ट कैन नॉट बी अ बैंक्रप्सी कॉस्ट। बैंक्रप्सी कॉस्ट मतलब एक्चुअल बैंक्रप्सी का, लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह जो बैंक्रप्सी के कॉस्ट रहते हैं वो वाले। तो मॉनिटरिंग मैनेजमेंट इज नॉट, इट इज एन एजेंसी कॉस्ट। यस एजेंसी बोल सकते हो, बिकॉज मैनेजमेंट को जनरली एजेंसी होती है, मतलब एजेंसी होती है इन द सेंस मैनेजर्स या फिर जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दिस आर एजेंट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। ये हमने देखा था लॉ में वगैरह, यू नो एजेंसी प्रिंसिपल याद है, देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ अ ट्रस्टी ऑफ एजेंसी बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। तो दैट कैन बी यू नो कंसेप्ट जिस विच कैन, मतलब एजेंसी कॉस्ट को डिफाइन अगर मैं करूँ तो माइट बी वो वाले लिंक हो जाएगा, ठीक है? तो एजेंसी कॉस्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ओवर हियर। ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल नहीं है। इंस्टीट्यूशनल माइट वुड हैव बीन, बट वी डोंट नो व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट, एंड बैंक्रप्सी कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं है, दैट्स व्हाई एजेंसी कॉस्ट, ठीक है? नाउ मूविंग अहेड, कंसीडर द बिलो मेंशन्ड स्टेटमेंट्स। A company is considered to be over capitalized when its actual capitalization is lower than proper capitalization। नहीं, उल्टा, when actual capitalization ज्यादा है then required मतलब assets, then या फिर you know as compared to the proper capitalization warranted by earning capacity consider कि तो मेरा जो कैपिटलाइजेशन होना चाहिए उससे ज्यादा एक्चुअल में कैपिटल मैंने फंड्स मैंने रेज करके रखे हैं, तो दैट इज ओवर कैपिटलाइजेशन। ये तो उल्टा बोल रहे हैं, लोअर बोल रहे हैं, एक्चुअल कैपिटल इज लोअर, सो दिस इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड, both over capitalization and under capitalization are detrimental to the interest of the company। yes, ये हमने डिस्कस किया था, एंड इन्होंने भी लिखा है, जहां पे ये ओवर कैपिटलाइजेशन अंडर कैपिटलाइजेशन की बात की है इन्होंने भी ये लिखा है, ठीक है? ये देखो यहाँ पे अंडर कैपिटलाइजेशन हो गया, ओवर वर्सेस अंडर यहाँ पे दिया है। मोर ओवर अंडर इज नॉट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हावेवर ये देखो एज डिस्कस बोथ ओवर एंड अंडर आर नॉट गुड, ओवर एंड अंडर आर नॉट गुड, ठीक है? So this is right sentence. So first one is wrong, false, and second one is right. This is the right option. ठीक है? And here we complete all 20 MCQs. I guess कुछ easy थे, कुछ confusing थे, कुछ ऐसे थे जिसपे मैंने खुद ने भी ज्यादा emphasize नहीं किया,
एंड यू नो वी जस्ट मूड विद द फ्लो। एटलीस्ट 20 में से हम 18, आई वाज लाइक कि फॉर श्योर हमने 18 अच्छे से डिस्कस किए। 2 शायद से ऐसे थे जहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन था, बट यार वी हैड नो ऑप्शन। उन 2 पे फोकस करने के लिए हम और 1 घंटा लगाए, यू नो, डिस्कसिंग द कंसेप्ट। मैं खुद मेरा टाइम लगाऊं कि मैं रिसर्च करूँ ये कहाँ पे है कहाँ पे है। इससे बेटर है लेट अस फॉर द टाइम बिंग, एग्जाम्स है अपने, कंसिडरिंग दैट लेट अस मूव अहेड। जो जितने 18 बेनिफिट हुए हैं आपको वो अच्छे से हुए हैं, अगर डिस्कस हुआ है, अच्छा रिविजन हुआ है, तो आई think that this video is like fruitful आपके लिए, मेरे लिए भी बनाने का कुछ पर्पस बना है। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट विल बी चैप्टर 6। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।